तो कल अपना उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया था। डब्ल्यूटीओ आपको कंप्लीट करवा दिया था, ठीक है ना। आज आप टॉपिक का नाम लिखो निर्धनता। निर्धनता, निर्धनता मतलब पॉवर्टी। चाहे निर्धनता लिख लो, चाहे इसी को क्या लिख दो भाई, गरीबी। लिखाऊं इसमें, बीच बीच में संभाल ले। हाँ लिखो तो इसमें निर्धनता, निर्धनता अर्थव्यवस्था की, निर्धनता वाले में लिखा रहा हूं मैं आपको, निर्धनता अर्थव्यवस्था की उस स्थिति को कहते हैं, निर्धनता अर्थव्यवस्था की उस स्थिति को कहते हैं दोबारा बोल रहा हूं मैं, निर्धनता अर्थव्यवस्था की उस स्थिति को कहते हैं जिसमें समाज का एक वर्ग, जिसमें समाज का एक वर्ग अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं, अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं, या ऑब्लिक लगा के लिख लो मूलभूत आवश्यकताओं, मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता है, मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता है। जैसे जैसे भोजन, भोजन, कपड़ा, आवास, बेसिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं, बेसिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं आदि, बेसिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं आदि मतलब समाज का एक ऐसा वर्ग है जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं या न्यूनतम आवश्यकताओं जो एक व्यक्ति को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए जरूरी है, समझ ना, सम्मानजनक जीवन जीने के लिए जरूरी हैं, जैसे भोजन, ठीक है, और एक मैंने आपको क्या बताया, वस्त्र और आवास और बेसिक मतलब आधार जो बेसिक शिक्षा, ये नहीं कि भाई उनको पीएचडी करे या कोई वो, हाँ बेसिक शिक्षा और बेसिक स्वास्थ्य सुविधाएं ये हर आदमी के लिए क्या होती हैं, जरूरी होती हैं, ये उसकी मूलभूत जरूरतें होती हैं। और अर्थव्यवस्था में ऐसी कंडीशन है कि समाज का एक वर्ग है वो अपनी इन बेसिक आवश्यकताओं को भी कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, तो समाज की या अर्थव्यवस्था की उस कंडीशन का नाम या उस स्थिति का नाम ही क्या है, निर्धनता है या गरीबी है। फिर नीचे लिखो निर्धनता, निर्धनता एक बहुआयामी, बहुआयामी समस्या है, एक बहुआयामी समस्या है, ठीक है ना। अब ये बहुआयामी है, इसका मतलब इसको आप कहे भाई किसी को पौष्टिक भोजन नहीं मिल रहा, अपन उसको गरीब कह सकते हैं, किसी के पास आवास नहीं है तो गरीब कह सकते हैं। इसका मतलब इसके मेजरमेंट करने का कोई एक तरीका नहीं है, अपन इसको कई कई तरीकों से परिभाषित कर सकते हैं और इसका मेजरमेंट करने के भी क्या है, कई तरीके अपने पास है, हो सकते हैं। इसलिए इसको क्या माना गया है, एक बहुआयामी समस्या इसको माना गया है। जैसे देखो एक आपके 9th 10th की या 11th की किताब है, उसमें एक देखो इसमें स्पष्ट कर रखा है,
इसमें कि निर्धनता क्या है, और उसमें एनसीईआरटी की जो किताब है उसमें दे रखा है कि एक तो शाहीन रफी खान, क्या नाम बताया मैंने, शाहीन रफी खान, और दूसरे जो विद्वान हैं वो कौन है, डेमियन किलेन, डेमियन किलेन। अब इन्होंने देखो गरीबी को किस तरह से परिभाषित किया है, इस बहुआयामी कंसेप्ट को। अब आप सुनना, देखो इन्होंने लिखा है कि संक्षेप में है कि निर्धनता भूख है। निर्धनता क्या बताया है, निर्धनता भूख है। फिर आगे बताया निर्धनता बीमारी होना है और डॉक्टर से न दिखा पाने की व्यवस्था है। बीमारी होना है और डॉक्टर को न दिखाने पाने की क्या है, व्यवस्था है। फिर आगे बताया निर्धनता स्कूल में न जा पाने और निरक्षर रह जाने का नाम है। फिर आगे बताया निर्धनता बेरोजगारी है। फिर बताया निर्धनता भविष्य के प्रति भय है। फिर है दिन में एक बार भोजन पाना है। फिर है निर्धनता अपने बच्चों को उस बीमारी से मरते देखने को कहते हैं जो अस्वस्थ पानी पीने से होती है। निर्धनता शक्ति, प्रतिनिधित्वहीनता और स्वतंत्रता की हीनता का नाम है। इसका मतलब बहुत बहुआयामी कंसेप्ट है ये, समझ नहीं। इसके बहुत सारे रूप हैं, जैसे इसने बताया ना, आपने किसने बताया है, शाहीन रफी खान और डेमियन किलेन ने, किस तरीके से इन्होंने निर्धनता को परिभाषित किया है। चाहे आप लिखना चाहो तो इसको लिख लो, क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी की जो किताब है 11वीं क्लास है उसमें चीज दे रखी है और बॉक्स के अंदर दे रखी है इसको, तो इसमें पूछ भी सकते हैं इसका। क्योंकि आपके जो पेपर उठाएंगे ना, तो उसमें से 9th 10th 11th की क्लासों का सब मैटर ज्यादा उठेगा आपकी, ठीक है। तो ये लिख लो आप, शाहीन रफी खान है, हाँ पूरी लाइन लिखा दूंगा बिल्कुल, शाहीन रफी खान है और डिमियन किलेन, डिमियन किलेन, शाहीन रफी खान है और डेमियन किलेन ने निर्धनता को, डेमियन किलेन ने निर्धनता को संक्षेप में निम्न प्रकार से परिभाषित किया है। अब उन्होंने किस तरह से इसको परिभाषित किया है, लिखो। इसने बताया निर्धनता भूख है, निर्धनता भूख है, फिर पूर्ण विराम लगा दो। फिर लिखो निर्धनता बीमार होना है, मैं बोल रहा हूं तुम लिख लोगे ना, निर्धनता बीमार होना है, कोमा लगाओ, और डॉक्टर से न दिखा पाने, और डॉक्टर से न दिखा पाने की व्यवस्था है। हाँ व्यवस्था मतलब मजबूर है। अरे घरा बीमार है, बन दिख रहे हो बीमार आदमी, कहीं डॉक्टर ने दिखाओ किसी, आप क्यों दिखाओ, आप पिसा को नहीं करा, ठीक है ना। बीमार है तो इसका मैंने क्या लिखा है, निर्धनता बीमार होना है, बीमार हैं भाई, गरीब लोग बीमार ज्यादा होते हैं, बीमार है, और डॉक्टर को न दिखा पाने की क्या है, व्यवस्था। बीमार है, दिख रहा है लेकिन फिर भी डॉक्टर को नहीं दिखा पा रहे हैं, ऐसी मजबूरी का नाम क्या है, जनता है। फिर पूर्ण विराम लगा के लिखो निर्धनता स्कूल में न जा पाने, निर्धनता स्कूल में न जा पाने और निरक्षर रह जाने का नाम है, निरक्षर रह जाने का नाम है। दोबारा बोल रहा हूं, निर्धनता स्कूल में न जा पाने और निरक्षर रह जाने का नाम है, पूर्ण विराम लगा दिया। फिर लिखो आगे, निर्धनता बेरोजगारी है,
निर्धनता बेरोजगारी है। क्योंकि आपको पता है गरीब व्यक्ति के पास इनकम कमाने के अवसर कम होते हैं, समझा कि नहीं? तो बेरोजगार रहेगा वो, तो निर्धनता किसका नाम है? निर्धनता बेरोजगारी है। पूर्ण विराम लगा के आगे लिखो, निर्धनता, निर्धनता भविष्य के प्रति भय है। निर्धनता भविष्य के प्रति भय है, कॉमा लगाओ। दिन में एक बार, दिन में एक बार भोजन पाना है। दिन में एक बार भोजन पाना है। पूर्ण विराम लगा के आगे लिखो, निर्धनता, निर्धनता अपने बच्चे को, निर्धनता अपने बच्चे को उस बीमारी से, उस बीमारी से मरते देखने को कहते हैं। उस बीमारी से मरते देखने को कहते हैं, कोमा लगाओ। जो अस्वस्थ पानी पीने से होती है, जो अस्वस्थ पानी पीने से होती है। अरे गरीब आदमी को पता है उसका बच्चा बीमार है, बच्चा मर रहा है। क्यों मर रहे हैं? क्योंकि पानी सही नहीं है पीने का, पानी खराब है, लेकिन वो पीने के लिए स्वच्छ पानी प्राप्त नहीं कर पाते। फिर लिखो नीचे, पूर्ण विराम लगा के आगे लिखो इसमें, निर्धनता, निर्धनता शक्ति, निर्धनता शक्ति, कोमा लगाओ, प्रतिनिधित्वहीनता। निर्धनता क्या बता रहा है मैंने? शक्ति, प्रतिनिधित्वता, प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधित्वहीनता, प्रतिनिधित्वहीनता और स्वतंत्रता की हीनता, स्वतंत्रता की हीनता का नाम है। दोबारा बोलूं क्या पूरा? देखो, निर्धनता शक्ति, कोमा लगाओ, प्रतिनिधित्वहीनता और स्वतंत्रता की हीनता का नाम है। स्वतंत्रता की हीनता का नाम है। कहने का मतलब निर्धन व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अपने कार्यों को नहीं कर पाता, निर्धन व्यक्ति को कोई प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं होता और निर्धनता व्यक्ति को कोई शक्ति प्राप्त नहीं होती। इनसे वो क्या रहता है? वंचित रहता है। शक्ति, प्रतिनिधित्व और स्वतंत्रता से निर्धन व्यक्ति क्या है? वंचित रहता है। तो इनकी हीनता का नाम ही क्या है? निर्धनता है। समझा कि नहीं? बहुत कुछ कह दिया, मेरे हिसाब से आप सहमत भी हो। तो इसका मतलब गरीबी को देखो कितनी तरीके से उन्होंने परिभाषित किया है। तो इसका मतलब गरीबी एक क्या है? एक बहुआयामी समस्या है। क्लियर यहाँ तक? इसका कोई एक आयाम नहीं है। देखो क्या बताया कि गरीब, निर्धनता क्या है? एक भूख है, निर्धनता बेरोजगारी है, निर्धनता एक बीमारी है। समझा कि नहीं? निर्धनता क्या है? अपने बच्चों को मरता हुआ देखने और उनको पता है कि अस्वस्थ पानी से हुई है, वो है। तो इसका मतलब बहुत तरीके से उसने परिभाषित किया है। फिर लिखो आगे, निर्धनता के संबंध में है, इसी के अंदर नीचे एरो का निशान लगाओ। निर्धनता के संबंध में दो अवधारणाएं प्रचलित हैं। निर्धनता के संबंध में दो अवधारणाएं प्रचलित हैं। दो अवधारणाएं प्रचलित हैं। लिखो, निरपेक्ष निर्धनता,
और दूसरी कौन सी है? सापेक्ष निर्धनता। ये दो कंसेप्ट चल रहे हैं, सापेक्ष निर्धनता, या चाहिए कह दो भाई निरपेक्ष गरीबी या सापेक्ष गरीबी। अब आप सबसे पहले लिखो निरपेक्ष निर्धनता। पहले निरपेक्ष लिख लो तुम, निरपेक्ष निर्धनता। लिखो निरपेक्ष निर्धनता उस स्थिति को कहते हैं जिसमें समाज के लोग एक निर्धारित मापदंड को पूरा नहीं कर पाते। एक निर्धारित मापदंड को पूरा नहीं कर पाते। जैसे तुम्हारी किताब में जो लिखा हुआ मैं उसके हिसाब से लिखाऊं फिर तुम्हारे को। चलो, निर्धारित मापदंड को पूरा नहीं कर पाते। जैसे भारत में गरीबी रेखा, निर्धनता मापन का गरीबी रेखा निर्धनता मापन का निर्धनता मापन की निरपेक्ष अवधारणा है। निर्धनता मापन की निरपेक्ष अवधारणा है। निर्धनता मापन की निरपेक्ष अवधारणा है। इसके अंतर्गत उन लोगों को गरीब माना जाता है जो 2100 कैलोरी ब्रैकेट में लिखना शहरी क्षेत्र तथा 2400 कैलोरी ब्रैकेट में लिखना ग्रामीण क्षेत्र को प्राप्त नहीं कर पाते। ठीक है ना? फिर लिखो गरीबी मापने की इस अवधारणा को व्यक्ति गणना विधि मतलब इंग्लिश में कह देंगे हेड काउंटिंग मेथड या व्यक्ति गणना विधि कहा जाता है। ठीक है ना? फिर लिखो यह विधि
लोगों की उस संख्या को व्यक्त करती है उस संख्या को व्यक्त करती है जो निर्धारित न्यूनतम कैलोरी या आय के स्तर आय का लेवल, आय के स्तर को प्राप्त नहीं कर पाते। समझ आ गया यहाँ तक? मतलब अभी देखो, निरपेक्ष अवधारणा के अंदर यह है कि कोई मेजरमेंट फिक्स कर देते हैं। जैसे भारत में ये फिक्स कर दिया कि भाई गांवों के जो लोग हैं यदि दैनिक के 24 कैलोरी अपने भोजन में नहीं ले पाते हैं, शहर के लोग अगर अपने दैनिक भोजन में 2100 कैलोरी नहीं ले पाते हैं, तो वो लोग क्या है, गरीब है। एक मेजरमेंट कर दिया ना तय। तो बाकी देशों में भी इस तरह का मेजरमेंट कर देते हैं। कई देशों में मान लो कि इनकम के आधार पर मेजरमेंट कर दिया कि भाई इतनी इनकम जो नहीं कमा पाते हैं वो गरीब हैं। कहने वाले एक मापदंड तय कर देते हैं, और जो लोग उस मापदंड को पूरा नहीं कर पाते हैं, उस रेखा को पूरा नहीं कर पाते हैं, वो लोग क्या है, गरीब है। तो एक प्रश्न देखो, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत की जो गरीबी रेखा है वो गरीबी मापने की निरपेक्ष अवधारणा है या सापेक्ष अवधारणा है? तो क्या करोगे आप? निरपेक्ष अवधारणा है, क्योंकि उसमें एक निश्चित सीमा तय कर दी, और अब उस सीमा में जो लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसका मतलब वो लोग क्या है, गरीब है। तो निरपेक्ष अवधारणा उन लोगों की संख्या को व्यक्त करती है, मतलब हेड काउंटिंग करती है या व्यक्तियों की गणना करती है कि कितने लोग उस क्राइटेरिया को पार नहीं कर पाते हैं। समझ नहीं? तो वो लोग जो इस क्राइटेरिया को पार नहीं कर पाते हैं, जैसे 2400 कैलोरी 2100 कैलोरी में लिखा है, उस क्राइटेरिया को पार नहीं कर पा रहे हैं, तो वो लोग क्या हैं, गरीब हैं। इसलिए इस विधि को क्या कहा जाता है? व्यक्ति गणना विधि या हेड काउंटिंग मेथड कहा जाता है। समझ आ गई मेरी बात? अब आप लिखो सापेक्ष निर्धनता। सापेक्ष निर्धनता, इसमें लिखो, इस अवधारणा में गरीबी का मापन समाज के विभिन्न वर्गों समाज के विभिन्न वर्गों में आय वितरण, समाज के विभिन्न वर्गों में आय वितरण की विषमता, आय वितरण की विषमता या उपभोग व्यय की विषमता, उपभोग व्यय की विषमता के आधार पर किया जाता है। उपभोग व्यय की विषमता के आधार पर किया जाता है। दोबारा सुनो, मैंने आपको ये लिखा है कि गरीबी के संबंध में दो कंसेप्ट हैं, या गरीबी मापन के संबंध में दो कंसेप्ट है। एक तो निरपेक्ष गरीबी है और एक सापेक्ष गरीबी, या निरपेक्ष निर्धनता और सापेक्ष निर्धनता। निरपेक्ष निर्धनता का जो कंसेप्ट है उसमें गरीबी का मेजरमेंट कैसे होता है कि एक फिक्स कोई निश्चित सीमा तय कर देते हैं। वो सीमा उपभोग कैलोरी भी हो सकती है, वो सीमा कोई आय की भी हो सकती है, वो सीमा कोई व्यय की भी हो सकती है। कोई भी एक क्राइटेरिया फिक्स कर देते हैं। अब देश के जो लोग या समाज के जो लोग उस क्राइटेरिया को पार नहीं कर पा रहे, जितने लोग पार नहीं कर पा रहे हैं, वो सारे के सारे क्या है, गरीब है। जैसे भारत में गरीबी मापन के लिए निरपेक्ष अवधारणा का ही प्रयोग हो रहा है, क्योंकि भारत की जो गरीबी रेखा है वो गरीबी रेखा एक निरपेक्ष कंसेप्ट है। उसमें क्राइटेरिया फिक्स कर दिया कि गांवों के लोग यदि 2400 कैलोरी नहीं ले पाते हैं, शहर के लोग यदि 2100 कैलोरी अपने दैनिक भोजन में नहीं ले पाते हैं, वो लोग क्या है, गरीब है। अब कितने लोग हैं उनका आप काउंटिंग कर लो, उनकी आप गणना कर लो, वो क्या है, देश की गरीबी है, वो देश की क्या है, निर्धनता है। तो इसलिए इस मेथड को क्या कहते हैं भाई,
व्यक्ति गणना विधि या हेड काउंटिंग मेथड। ये सिर्फ सिरों को गिनती है, हेड गिनती है कि कितने लोग गरीब हैं। लेकिन इसमें एक कमी है। कमी क्या है? ये सिर्फ लोग जितने गरीब हैं सब गरीबों को एक जैसा मान लेती है। लेकिन आपको पता है कि सब गरीबों की एक जैसी कंडीशन नहीं होती। एक तो जो पॉवर्टी लाइन के एकदम नजदीक है उसकी कंडीशन है, और एक पॉवर्टी लाइन के एकदम बॉटम में है। उन दोनों की स्थिति में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। अरे गरीबों में भी गरीब होते हैं, क्या होते हैं? गरीबों में भी गरीब होते हैं। जबकि ये अपना कंसेप्ट है, वो सारे गरीबों को क्या मान रही है कि एक जैसा मान रही है कि सबकी कंडीशन एक जैसी है, जबकि एक्चुअल में एक जैसी नहीं होती। क्योंकि गरीबों में भी जो गरीब हैं, कहने मतलब जो पॉवर्टी लाइन, देखो एक तो भी नजदीक ही हो है और एक भी बहुत है नीचे हो है। तो बम दुनिया में अंतर नहीं है क्या? ये इस अंतर की ओर ध्यान नहीं दे रही है, सब गरीबों को एक जैसा मान के चल रही है कंसेप्ट अपना। चलो यहां तक होगी। फिर अपन पढ़ रहे थे सापेक्ष अवधारणा। तो सापेक्ष कंसेप्ट में क्या है कि गरीबी का जो मेजरमेंट होता है वो इस तरह से होता है कि समाज के अंदर आय और उपभोग व्यय के वितरण में जो असमानताएं हैं, उस असमानताओं के आधार पर गरीबी का क्या किया जाता है? मेजरमेंट किया जाता है। तो वो कौन सा हो गया आपका? सापेक्ष कंसेप्ट। अब इसमें एक प्रश्न आ जाता है कि निरपेक्ष अवधारणा का प्रयोग तो कौन सी अर्थव्यवस्थाओं के लिए किया जाता है या कौन सी अर्थव्यवस्थाओं के लिए उपयुक्त है, और सापेक्ष अवधारणा का जो प्रयोग है वो कौन सी अर्थव्यवस्थाओं के लिए? नीचे लिखो और उसको मोस्ट कर लेना। आप जो लाइन है वो लिखो, आप मोस्ट करके लिखो। निरपेक्ष निर्धनता का प्रयोग है, निरपेक्ष निर्धनता का प्रयोग है अल्प विकसित अब चाहे ना अल्प विकसित बोल दो चाहे विकासशील बोल दो, अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाओं के लिए, अल्प जैसा भारत है ना, अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाओं के लिए अधिक प्रयुक्त होता है, अधिक प्रयुक्त होता है अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाओं के लिए अधिक प्रयुक्त होता है। मतलब ये अर्थव्यवस्थाएं इसको ज्यादा काम में लेती हैं। फिर लिखो जबकि सापेक्ष निर्धनता का उपयोग विकसित राष्ट्र अधिक करते हैं, विकसित राष्ट्र अधिक करते हैं। विकसित राष्ट्र अधिक करते हैं। लिख लिया आपने? क्वेश्चन लिखो एक। सापेक्ष निर्धनता मापन के लिए, सापेक्ष निर्धनता मापन के लिए निम्न में से सापेक्ष निर्धनता मापन के लिए निम्न में से किस माप का प्रयोग किया जाता है? किस माप का प्रयोग किया जाता है? मैंने आपको प्रश्न लिखा है सापेक्ष निर्धनता का मापन के लिए कौन सा माप प्रयोग किया जाता है। पहला लिखो लॉरेंज वक्र, दूसरा लिखो गिन्नी गुणांक, तीसरा लिखो विकल्प 1 व 2, और 4 नंबर लिखो इनमें से कोई नहीं। कोई नहीं। तो मेरी लैंग्वेज पकड़ने लगे आजकल क्यों भाई? तो इसमें करो विकल्प 1 व 2 है। तो इसमें प्रश्न ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई सापेक्ष निर्धनता का माप किसके द्वारा किया जाता है? तो सापेक्ष निर्धनता का माप लॉरेंज वक्र और गिन्नी गुणांक द्वारा किया जाता है।
फिर लिखो नीचे एरो का निशान लगा के, इसकी व्याख्या लिखा रहा हूं मैं। लोरेंज वक्र, लोरेंज वक्र तथा गिन्नी गुणांक, लोरेंज वक्र तथा गिन्नी गुणांक समाज में आय वितरण, समाज में आय वितरण की विषमता, विषमता या असमानता, एक मिनट की कॉपी देना है। असमानता का मापन करने के लिए, मापन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। प्रयुक्त किया जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि समाज में आय वितरण की विषमता, समझ कि नहीं, आय वितरण की विषमता हमने समझ रहे हो नहीं, कुछ एक लोग हैं जिनके पास बहुत ज्यादा इनकम है, बाकी जो पब्लिक है वो क्या है, गरीब है। तो आय वितरण की विषमता का मेजरमेंट किससे करते हैं, क्योंकि सापेक्ष निर्धनता तो है ही आय वितरण की विषमता पर डिपेंडेड। तो आय वितरण की विषमता का मेजरमेंट करने के लिए किसका प्रयोग होता है, लोरेंज वक्र का और गिन्नी गुणांक का प्रयोग होता है। अब मैं इनकी थोड़ी डिटेल बताऊंगा तो ज्यादा हो जाएगा आपके लिए, तो मैं इनकी डिटेल नहीं बता रहा, सिर्फ एक लाइन और लिख लो आप इसके अंदर। गिन्नी गुणांक, गिन्नी गुणांक का मान, गिन्नी गुणांक का मान 0 से 1, 0 से 1 होता है। गिन्नी गुणांक का मान क्या है, 0 से 1 होता है। फिर लिखो गिन्नी गुणांक जितना अधिक होगा, गिन्नी गुणांक जितना अधिक होगा समाज में आय वितरण की विषमता, समाज में आय वितरण की विषमता उतनी ही अधिक होगी। समाज में आय वितरण की विषमता उतनी ही अधिक होगी। अब यदि क्वेश्चन आ जाए आपके कि अगर गिन्नी गुणांक का मान 0 है, गिन्नी गुणांक का मान क्या है, 0 है, तो इसका अर्थ क्या हुआ है, आय वितरण में विषमता है। आय वितरण में कोई विषमता नहीं है, आय का वितरण बिल्कुल समान है। अगर गिन्नी गुणांक क्या है, 0 है, तो इसका मतलब आय वितरण में कोई असमानता नहीं। और अगर गिन्नी गुणांक का मान 1 से ज्यादा है तो नहीं, 0 से ज्यादा है, तो इसका मतलब समाज में आय वितरण की विषमता है। तो ये लाइन और लिखो, गिन्नी गुणांक, गिन्नी गुणांक शून्य होने पर गिन्नी गुणांक शून्य होने पर आय वितरण, आय वितरण में पूर्ण समानता होती है। आय वितरण में पूर्ण समानता होती है। और जब गिन्नी गुणांक शून्य से अधिक हो, गिन्नी गुणांक शून्य से अधिक हो, तब समाज में, तब समाज में आय वितरण, आय वितरण
में विषमता होगी, तब समाज में आय वितरण में विषमता होगी। क्लियर थी बात? अब एक दो लाइन में आपको लोरेंज वक्र पर भी लिखा दूं, दो जनरली क्वेश्चन है आ जाते हैं उस पर भी। लिखो लोरेंज वक्र या किसी राष्ट्र की आय वितरण रेखा, मैंने क्या बताया? लोरेंज वक्र या किसी राष्ट्र की या किसी समाज की आय वितरण रेखा, क्लियर है यहां तक? सम वितरण रेखा से जितनी अधिक विचलित होगी, और विचलित याद नहीं रहे तो आप ये लिख लो दूर होगी, विचलित या दूर होगी। आय वितरण में उतनी ही अधिक विषमता होगी। आय वितरण में उतनी ही अधिक विषमता होगी। तो ये लाइन याद रह जाएगी आपके, या इसका डायग्राम बना के बताऊं? एक छोटा, चलो अगर ये याद नहीं रहे तो इस तरह का आप डायग्राम बना लेना एक। देखो इधर तो अपन क्या करेंगे, आय का संचयी प्रतिशत, और इधर लेंगे अपने जनसंख्या का संचयी प्रतिशत। तन आप पर ज्यादा गौर कौन करनो, ठीक है ना? कि कहीं आई रही आई आपको, तो ये जैसे अपन संचयी प्रतिशत इसमें लिखते हैं ना, तो इसको तो क्या करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं ना। तो एक मिनट, यहां से तो जैसे अपन ने 0 से स्टार्ट किया, जैसे ये 0 से आपको पता है 10 है, 20 है, 30, 40, 50, 60, 70, और इस तरीके से अपन क्या कर देते हैं, यहां तक है 100 तक कर लेते हैं। आगे की बात नहीं। और ऐसे इसको यहां से फिर क्या करेंगे, 100 से शुरू करेंगे, 100 फिर 90, फिर जैसे यहां पर आ जाएगा आपका, बीच में क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा ना, 50, और यहां पर क्या आ जाएगा आपका 0। इस तरह से अपन करते हैं। अगर समाज में आय का वितरण समान है, और एक अपने इस 100 को इस 100 को क्या करते हैं, इस 100 को इस 0 को क्या कर देते हैं, मिला देते हैं एक सीधी रेखा से। ये अपने सीधी रेखा से मिला दिया। ये जो सीधी रेखा है ये क्या है, सम वितरण रेखा। इसी को क्या बोलते हैं, सम वितरण रेखा। सम वितरण रेखा, इसका मतलब जब किसी राष्ट्र में आय की वितरण रेखा सम वितरण रेखा पर ही स्थित हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी स्थिति में उस राष्ट्र के 50% लोगों की जो इनकम है, मतलब 50% लोगों के पास देश की कितनी परसेंट इनकम होगी, 50% इनकम होगी। और 30% लोगों के पास कितनी इनकम होगी, 30% ही होगी। इसका मतलब आय के वितरण में कोई विषमता नहीं है ना। अरे विषमता मतलब तो ये तो ना भाई, हर लोगों के पास समान इनकम हो, 50% लोगों के पास देश की 50% इनकम हो। जैसे आज अपने देश के अंदर आय का वितरण में समानता है क्या, नहीं है। देश के 5% लोगों के पास देश की 55% से ज्यादा इनकम है, 5% लोगों के पास ये। लेकिन इसका मतलब आय वितरण में बहुत ज्यादा विषमता है। अगर समानता होती तो इसका मतलब 5% लोगों के पास 5% इनकम होती, 50% लोगों के पास 50% इनकम होती। क्लियर है यहाँ तक?
तो अगर अपने अपनी देश की आय का वितरण रेखा बनाए अपने, या देश का लोरेंज वक्र बनाए भारत का अपने, तो क्या करेंगे, ये आपको पता है, ये तो इस रेखा पर तो नहीं आएगा ही। इस रेखा पर आने का मतलब तो हो गया कि देश में आय वितरण में कोई विषमता नहीं है। लेकिन भारत का जो विषमता या जो आय वितरण की रेखा है या लोरेंज वक्र है, वो इस तरीके से आएगा, ये विषमता नहीं। जितनी ज्यादा दूरी होगी इसका मतलब विषमता उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। जैसे मान लो कि ये अपने ए बना दिया, या भारत की आय का वितरण रेखा बना दी, और एक अपने ये बना दी, इसको अपने नाम दे दिया बी। तो ये ए और बी दो राष्ट्रों की आय वितरण रेखाएं हैं। आप मुझे बताओ कि किसमें आय वितरण की विषमता ज्यादा है, बी में ज्यादा है, क्योंकि वो सम वितरण रेखा से ज्यादा विचलित है, समझ गए, ज्यादा बिखरा हुआ है। अब आपको एक लोरेंज वक्र मैंने बताया है, तो लोरेंज वक्र क्या होता है, इसी का एक गणितीय मेजरमेंट है। लोरेंज वक्र में क्या करेंगे, देखो ये जो क्षेत्र है, ये एरिया, इस एरिया को अपन टोटल एरिया से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। समझ आता है, टोटल एरिया से डिवाइड कर दिया तो वो क्या जाता है, गिन्नी गुणा का। जैसे अपन आप लो नाम दे दें इसका, इसको मैंने नाम दे दिया आर, और इसको नाम दे दिया मैंने एस, और इसको नाम दे दिया मैंने मान लो कि एम। अब आपको गिन्नी गुणांक का मेजरमेंट करना है, तो गिन्नी गुणांक का मेजरमेंट कैसे करोगे, ये एरिया जो विषमता को बता रहा है, तो ये एरिया आपका कौन सा है, आर एस एम, तो ये हो जाएगा आर एस एम बटा ये टोटल एरिया आपका। टोटल एरिया कौन सा हो गया, आर ओ एम, आर ओ एम। अब देखो ये वैल्यू जीरो आएगी क्या, नहीं आएगी जीरो। जीरो कब आती, जब ये एरिया ये नजदीक होता जाता है, ये एरिया क्या हो जाता, खत्म हो जाता नहीं, तो इसका मतलब आय वितरण रेखा इसके ऊपर होती, तब तो मेजरमेंट क्या आ जाता, जीरो। तो गिन्नी गुणांक क्या हो जाता, जीरो। तो आय वितरण में कोई असमानता नहीं, पूर्ण रूप से आय वितरण क्या है, समान है। और ये गिन्नी अगर ये ज्यादा कब होगा, ये वैल्यू देखो जीरो से तो ज्यादा आएगी ना। जैसे मान लो कि ये कितनी आ रही है, 0.4 आ रही है, जीरो से ज्यादा है ना, क्योंकि ये चौथाई तो है एक। अब इसका अपन देखें तो इसका मेजरमेंट तो इससे भी ज्यादा है, तो ये तो 0.4 से भी ज्यादा आएगा। ये मान लो कितना आ जाएगा, 0.6 आ जाएगा। तो इसका मतलब विषमता किसमें ज्यादा हुई, इसमें ज्यादा। अब ये विषमता बढ़ते बढ़ते ऐसे आ गया कि इस पूरे एरिया को इसने क्या कर लिया, कवर कर लिया। तो इसका मतलब ऊपर वाला भी वही होगा और नीचे वाला भी वही एरिया हो गया। तो आप बराबर संख्या में भाग लगाते हो तो कितना आता है, 1 आता है। तो इसका मतलब 1 आ गया गिन्नी गुणांक, तो इसका मतलब आय वितरण पूर्ण रूप से क्या है, असमान। क्लियर आ गई समझे। तो मैंने आपको बताया कि भाई लोरेंज वक्र में, इसको लोरेंज वक्र, ये दोनों लोरेंज वक्र है, या आय वितरण रेखा भी बोल सकते हो, लोरेंज वक्र भी। ये सम वितरण रेखा से जितने ज्यादा दूर होंगे, जितने ज्यादा विचलित होंगे, आय वितरण में विषमता उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब इसमें प्रश्न आ जाता है कि अगर किसी राष्ट्र का सम वितरण रेखा, किसी राष्ट्र की लोरेंज वक्र या आय वितरण रेखा सम वितरण रेखा के ऊपर ही स्थित हो, तो आय वितरण में पूर्ण समानता होगी। लिखो इसको, बना लो फिर। लिखाऊं क्या, पहली लाइन तो ये लिखो आप, किसी राष्ट्र की आय वितरण रेखा, किसी राष्ट्र की आय वितरण रेखा सम वितरण रेखा पर ही स्थित हो, सम वितरण रेखा पर ही स्थित हो, तब उस राष्ट्र में आय वितरण पूर्ण रूप से समान होगा, पूर्ण रूप से समान होगा। अर्थात आय विषमता
शून्य होगी, आय विषमता शून्य होगी। क्लियर थी बात? फिर नीचे लिखो गिन्नी गुणांक लोरेंज वक्र का ही, गिन्नी गुणांक लोरेंज वक्र का ही संख्यात्मक माप है। गिन्नी गुणांक लोरेंज वक्र का ही संख्यात्मक माप है। क्लियर है भाई यहां तक? तो अभी देखो आपने ये पढ़ा है कि गरीबी या निर्धनता का मतलब समाज की या अर्थव्यवस्था की उस कंडीशन का नाम है, उस स्थिति का नाम है जिसमें समाज का एक वर्ग अपनी बेसिक सुविधाओं से क्या है, वंचित है। क्लियर है यहां तक? बेसिक जरूरतों से भी क्या है, वंचित है। फिर गरीबी के संबंध में दो कंसेप्ट अपने पढ़े हैं, एक तो निरपेक्ष अवधारणा और एक है सापेक्ष अवधारणा। निरपेक्ष अवधारणा का यूज अल्प विकसित राष्ट्रों के लिए होता है और सापेक्ष अवधारणा का यूज विकसित अर्थव्यवस्थाओं के लिए होता है। क्लियर यहां तक? भारत की जो गरीबी रेखा है वो मापन की कौन सी अवधारणा है, निरपेक्ष अवधारणा है, क्योंकि उसमें न्यूनतम कैलोरी को एक मेजरमेंट मान लिया है। जो लोग उसे मापदंड को पूरा नहीं कर पाते हैं उन लोगों की संख्या क्या कहलाती है, गरीबी कहलाती है। तो निरपेक्ष अवधारणा हेड काउंटिंग मेथड है, व्यक्ति गणना विधि है। सापेक्ष अवधारणा है वो समाज में या अर्थव्यवस्था में आय वितरण की विषमता को व्यक्त करती है या आय वितरण की विषमता के आधार पर मेजरमेंट करता है। आय वितरण में हो चाहे उपभोग व्यय में हो, समझे कि नहीं भाई? जैसे कुछ लोग तो खूब खर्चा करते हैं अपने खाने पीने के ऊपर, रहने के ऊपर, कुछ लोग नहीं कर पाते, तो इसका मतलब व्यय में बहुत ज्यादा असमानताएं हैं, आय में भी बहुत ज्यादा असमानताएं हैं। तो असमानताओं के आधार पर जो मेजरमेंट होता है वो किसमें होता है, सापेक्ष अवधारणा के अंदर। क्लियर आता है? और गिन्नी गुणांक और लोरेंज वक्र समाज में आय वितरण की विषमता का मेजरमेंट करने के दो मापदंड है। कौन कौन से बताइए? गिन्नी गुणांक और लोरेंज वक्र। लोरेंज वक्र का संख्यात्मक मेजरमेंट ही क्या है, गिन्नी गुणांक है। गिन्नी गुणांक की वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहती है। 0 हो तो इसका मतलब कोई असमानता नहीं है, 0 से जैसे जैसे ज्यादा होगी तो असमानता बढ़ जाएगी। और लोरेंज वक्र में सम वितरण रेखा से लोरेंज वक्र या आय वितरण रेखा जितनी ज्यादा विचलित होगी समाज में आय वितरण की विषमता या असमानता उतनी ही ज्यादा होगी। होगी इतनी बात? अब आप लिखो भारत में गरीबी की गणना। गणना भारत में गरीबी की गणना लिखो। भारत में गरीबी मापन का, भारत में गरीबी मापन का प्रथम प्रयास, गरीबी मापन का प्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी, ये बहुत इंटेलिजेंट आदमी था, दादा भाई नौरोजी द्वारा 1868 ईस्वी, 1868 ईस्वी में किया गया था। 1868 ईस्वी में किया गया था। तो गरीबी मापन के संबंध में पहला प्रयास या स्वतंत्रता से पहले किसने प्रयास किया था? दादा भाई नौरोजी ने। क्योंकि आपको पता है कि जब ब्रिटिश सरकार का शासन था तो उस समय इंग्लैंड को क्या मतलब था, देश में कितने गरीब हैं, कैसे जी रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं था। तो वो गरीबी के संबंध में इस तरह के कोई डाटा जारी नहीं करते थे, क्योंकि डाटा जारी कर दिया तो लोगों को पता लग जाएगा कि क्या स्थिति है देश की। भाई अब जैसे अपने को थोड़ी पता है, अपने को तो आज बार का ही पता है, बाकी देश में क्या हो रहा है अपने को थोड़ी पता है। तो उन्होंने साहब गरीबी का कोई डाटा नहीं जारी किया, गरीबी के संबंध में कोई सर्वे नहीं किया, क्योंकि उनको मतलब ही नहीं था। उनको मतलब सिर्फ किससे था कि कमाई कैसे हो,
सिर्फ इस बात से मतलब था उनको, समझा कि नहीं? तो गरीबी के संबंध में उन्होंने कोई सर्वे नहीं किया किसी प्रकार का, लेकिन देश के लोग, विशेष रूप में दादा भाई नौरोजी थे, उन्होंने कहा भाई क्या कंडीशन है देश की, कुछ आकलन तो करें अपन। तो इन्होंने क्या है, गरीबी मापन का सबसे पहले प्रयास है किया। अब बात है कि गरीबी का मेजरमेंट करे कैसे, उसका मापदंड क्या है। तो उन्होंने एक मापदंड दिया, एक पैमाना दिया गरीबी के मापन का। पैमाना क्या दिया कि भाई जेल के अंदर जो लोग कैदी रहते हैं उनको भोजन इतना ही दिया जाता है कि वो जिंदा रह जाएं, समझ गए नहीं, वो जिंदा रह जाएं, उतना भोजन उनको मिलता है। क्यों ना अपन इस भोजन के आधार पर लोगों की गरीबी का क्या कर लें, मेजरमेंट कर लें। फिर उसके दिमाग में आया कि भाई जेल के अंदर तो वयस्क लोग ही रहते हैं, और वयस्क लोगों की डाइट थोड़ी क्या होती है, ज्यादा होती है, जबकि समाज में तो बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, उनकी डाइट थोड़ी क्या होती है, कम होती है। तो वो थोड़ी कम डाइट से भी काम चला सकते हैं। भाई सारी पॉपुलेशन तो वयस्क नहीं है ना, बहुत सारी पॉपुलेशन बच्चे के रूप में, बच्चे को कितना भोजन चाहिए, थोड़ा सा भोजन चाहिए। तो आपको पता है भाई 1/3 तो देश में बच्चे ही हैं, है ना। तो बच्चों को भोजन क्या चाहिए, थोड़ा सा चाहिए। तो फिर उन्होंने क्या किया कि जो जेल के भोजन की जो निर्वाह लागत है, जेल के जो वयस्क कैदियों की भोजन की या उनकी जो निर्वाह लागत है, उसका 3/4 भाग क्या कर दिया, 3/4। ये मान लिया कि 1/4 देश के अंदर, 1/3 क्या है देश में बच्चे भी, तो उनका 3/4 भाग को उन्होंने क्या मान लिया, गरीबी रेखा का मेजरमेंट मान लिया, गरीबी रेखा का मापन मान लिया। लिखो, दादा भाई नौरोजी ने जेल वयस्क कैदियों, जेल के वयस्क कैदियों के भोजन निर्वाह की लागत, भोजन निर्वाह की लागत के 3/4 भाग, 3/4 भाग को गरीबी का मापदंड माना, गरीबी का मापदंड या पैमाना मान लिया। क्लियर यहां तक। अब मान लो आपके प्रश्न आ जाए कि दादा भाई नौरोजी की गरीबी का मेजरमेंट क्या था, तो आपका इतना सा उत्तर होना चाहिए कि जेल कैदियों के भोजन की जो निर्वाह लागत है, भाई कितनी कॉस्ट आती है उनकी इस भोजन की, उस कॉस्ट का 3/4 भाग। जैसे अभी देखो अपने योजना आयोग का जो सर्वे है, तो योजना आयोग के सर्वे में एक बताया कि भाई गरीबी रेखा क्या मान ली जाए कि गांव के लोगों का 816 रुपए खाद्य और अखाद्य वस्तुओं पर खर्च करते हैं, और शहर के लोग यदि 1000 रुपए खर्च करते हैं अपने खाद्य और अखाद्य वस्तुओं पर। गांव के कितने बताइए, 816 रुपए। ये योजना आयोग के डाटा हैं जो NSSO के उपभोग व्यय के सर्वे पर आधारित हैं, उस डाटा की बात कर रहा हूं मैं। और शहर के लोगों के लिए क्या बता दिया, 1000 रुपए। कि जो लोग 816 रुपए खर्च कर रहे हैं गांव के लोग महीने में एक व्यक्ति यदि 816 रुपए खर्च कर रहा है तो दिन के हिसाब से कितना आएगा, 20 रुपए। कि अगर वो रोजाना 20 रुपए खर्च कर रहा है, किसके ऊपर है, भोजन के ऊपर है, प्लस अन्य खाद्य और अखाद्य चीजों के ऊपर 20 रुपए यदि रोजाना खर्च कर रहा है, तो इसका मतलब वो गरीब नहीं है, उसको गरीब नहीं माना गया। अगर वो 20 भी खर्च नहीं कर पाता है तो वो क्या है, गरीब है। और शहर का आदमी 1000 रुपए महीने का है, तो अगर आप इसको दिन के हिसाब से निकालो तो कितना आता है, 33.33 रुपया। कि अगर शहर में रहने वाला व्यक्ति यदि 33.33 रुपए यदि रोजाना अपने भोजन और अन्य वस्तुओं पर यदि खर्च कर लेता है रोजाना, तो इसका मतलब वो व्यक्ति गरीब नहीं है। भारत की ये गरीबी की परिभाषा है, ये जानबूझ करके दी जाती है गरीबी की परिभाषा, ताकि ये दिखाया जा सके देखो भारत में गरीबी क्या हो रही है, कम हो रही है। जबकि आपको पता है कि शहर में 33.33 रुपए में काम चल जाता है क्या, 20 रुपए का तो समोसा ही आ जाता है और 10 रुपए की चाय आ जाती है। 10 की भी नहीं, आज लोग 15 रुपए ले रहे हैं चाय का भी। तो एक समोसे एक चाय से आदमी कितने दिन जिंदा रहेगा। और फिर कोई जिंदा ही पड़े थोड़ी रहना है, काम भी तो करना है भाई इसको कोई लाश के रूप में थोड़ी रखना है।
साहब देश की स्थिति है। फिर ये तो भोजन भोजन की बात है, तो वो कहे कि और भी खर्च कर रहे हो भोजन के अलावा। हाँ। तो कहने का मतलब भारत में गरीब किसको माना है, वो जो जिंदा है। जिंदा है बस, वो इसका मतलब और कुछ नहीं, जिंदा जिंदा है और कुछ नहीं है, इसका मतलब वही गरीब है, बाकी लोग गरीब है नहीं है। और ऐसे भी इस ये जो अवधारणा है उसके हिसाब से भी भारत में 21.91% या 9 मान लो या 9.92 मान लो, ये इतने परसेंट लोग क्या है, गरीब है। मतलब 26,98,00,000 लोग क्या हैं, गरीब हैं। इस परिभाषा के अनुसार है, ये देख लो। तो अब दादा भाई नौरोजी ने भी इस तरह का मापदंड बनाया था कि भाई कैसे करें मापदंड के बाद, जेल के वहां जो सरकार दे रही है ना, भाई जिंदा तो हीक, वो जो भोजन दे रहे बिन आपा के मान लिया, आपा मापदंड मान लिया, फिर विश्व भी वो क्या कर दी, कटौती कर दी। बिको भी कितनों लियो, 3/4 बार, 4 बार लेकर के उसने गरीबी का क्या किया था, सर्वे किया था उसने, ये गरीबी का मापदंड उसने दिया था। चलो, तो ये तो आपकी बात होगी कि भाई अगर प्रश्न आता है, फर्स्ट ग्रेड में भी ये प्रश्न पूछ लिया गया था कि स्वतंत्रता से पहले भारत में गरीबी की का मेजरमेंट किसने किया था, तो दादा भाई नौरोजी ने 1868 ईस्वी में ही गरीबी का मेजरमेंट कर दिया था। फिर लिखो आगे, इसके बाद 1962 में योजना आयोग के अध्ययन दल, योजना आयोग के अध्ययन दल ने गरीबी का मापन किया। योजना आयोग के अध्ययन दल ने गरीबी का मापन किया। लिख लिया? फिर लिखो 1967-68 में BS मिन्हास कोमा लगाओ, PK वर्धन MS अहलूवालिया ने लिखाऊं, मैंने बताया आपको 1967-68 में BS मिन्हास, PK वर्धन, MS अहलूवालिया ने ग्रामीण निर्धनता का मापन किया। फिर लिखो BS मिन्हास के अनुसार, BS मिन्हास लिखा हुआ ना के अनुसार 1967-68 में BS मिन्हास के अनुसार 1967-68 में ग्रामीण निर्धनता 37.1% थी। ग्रामीण निर्धनता 37.1% थी। 37.1% थी। क्वेश्चन लिखो, जो फर्स्ट ग्रेड में पूछा हुआ है क्वेश्चन वो लिखा रहा हूं आपको। लिखो भाई, लिखो स्वतंत्रता के बाद
स्वतंत्रता के बाद भारत में सर्वप्रथम गरीबी का अनुमान निम्न में से किसके द्वारा लगाया गया? निम्न में से किसके द्वारा लगाया गया? किसके द्वारा लगाया गया, किसके द्वारा किया गया, मतलब गरीबी का अनुमान किसने किया या किसने लगाया? पहला ऑप्शन लिखो बीएस मिन्हास, बीएस मिन्हास। दूसरा लिखो दांडेकर एवं रथ, दांडेकर एवं रथ। दो है दांडेकर एवं रथ। तीसरा लिखो पीके वर्धन, पीके वर्धन। और 4 नंबर लिखो एमएस एलूवालिया, एमएस एलूवालिया। अब इसमें कौन सा करोगे आप? तो इसमें जो उत्तर सही माना गया है वो माना गया है बीएस मिन्हास। ठीक है भाई। फिर लिखो 1971 में, हाँ नीचे लिख लो 1971 में वी एम दांडेकर, वी एम दांडेकर तथा नीलकंठ रथ, नीलकंठ रथ, या बार वाला ही रथ है, थोड़ी देर पहले लिखा था ना वही है, नीलकंठ रथ ने गरीबी मापन के लिए एक नई कसौटी का निर्माण किया। गरीबी मापन के लिए एक नई कसौटी का निर्माण किया। मतलब गरीबी मापन की एक और कंसेप्ट दे दिया उन्होंने। कब दिया? 1971 में वीएस दांडेकर तथा नीलकंठ रथ ने। ये आपके 10th की क्लास में दे रखा है तो पूछा जा सकता है। फिर लिखो 1979 में प्रभावी उपभोग मांग, प्रभावी उपभोग मांग, प्रभावी उपभोग मांग एवं न्यूनतम आवश्यकता कार्यदल, न्यूनतम आवश्यकता कार्य दल। जिसे वाई के अलग कमेटी, वाई के अलग वाई के अलग कमेटी भी कहते हैं। वाई के अलग कमेटी भी कहते हैं के द्वारा गरीबी के संबंध में सरकार को
गरीबी के संबंध में सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। देखो 1979 में मैंने क्या बताया, प्रभावी उपभोग मांगे एवं न्यूनतम आवश्यकता कार्यदल, समझ गया, जिसको क्या नाम दिया गया है, वाई के अलग है कमेटी ने भी निर्धनता के संबंध में अपनी रिपोर्ट किसको दी थी, सरकार को दी थी। आगे लिखो, इस रिपोर्ट के आधार पर, इस रिपोर्ट के आधार पर, इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2400 कैलोरी, ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्र के लिए 2100 कैलोरी, 2100 कैलोरी पोषण को, पोषण पोषण मान लो, चाहे इसको क्या मान लो आप, भोजन मान लो, पोषण को, एक मिनट, क्या लिखा है मैंने, 2100 कैलोरी शहरी, ग्रामीण के लिए 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्र के लिए 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, ये भी लिखो आप, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पोषण को, कैलोरी पोषण को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन गरीबी रेखा घोषित कर दी। अरे देखो, गांवों के लिए 2400 कैलोरी और शहर के लिए 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, ठीक है ना, पोषण को गरीबी रेखा घोषित कर दी। अरे पोषण भोजन नहीं लिखो तो इतना लिख दो, 2100 कैलोरी, 2400 कैलोरी, 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन को क्या कर दी, गरीबी रेखा घोषित कर दी। तो अगर आपके प्रश्न आ जाए कि सरकार ने जो गरीबी रेखा घोषित की है, वो गरीबी रेखा कौन सी कमेटी की सिफारिश के आधार पर की है, वाई के अलग है कमेटी की सिफारिश के आधार पर। और ये कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कब दी थी सरकार को, 1979 को। फिर लिखो, इसके बाद, हाँ इसी में लिखो, इसके बाद डीटी लकड़वाला, डीटी लकड़वाला, सुरेश तेंदुलकर, सुरेश तेंदुलकर और सी रंगराजन, सी रंगराजन ने भी गरीबी का मापन किया है, गरीबी का मापन किया है। किस किसने भाई, डीटी लकड़वाला, सुरेश तेंदुलकर और सी रंगराजन ने भी गरीबी का मापन किया है। फिर लिखो, एक लाइन और लिखो, लकड़वाला फॉर्मूले द्वारा, ये ना, लकड़वाला फॉर्मूले द्वारा 1993-94, 1993-94 लकड़वाला फॉर्मूले द्वारा 1993-94 तथा
2004-5, 1993-94 तथा 2004-5 के लिए गरीबी का अनुमान लगाया गया। गरीबी का अनुमान लगाया गया। अब एक क्वेश्चन लिखो आप। निम्न में से कौन गरीबी के मापन से संबंधित है? गरीबी के मापन से संबंधित है। लिखो इसके अंदर डीटी लकड़वाला। दूसरा ऑप्शन लिखो। पहला ऑप्शन कौन सा लिखा है मैंने? डीटी लकड़वाला। दूसरा लिखो सुरेश तेंदुलकर। सुरेश तेंदुलकर। तीसरा लिखो सी रंगराजन। ये क्वेश्चन एक एग्जाम में पूछा हुआ कि ऐसा कैसा ही सी रंगराजन। और 4 नंबर लिख लो उपरोक्त सभी। तो इसमें कौन सा आ जाएगा आपका? उपरोक्त सभी आ जाएगा इसके। चलो आगे लिखो फिर। 22 जुलाई 2013 22 जुलाई 2013 को 22 जुलाई 2013 को लिख लिया क्या? अच्छा मैंने इसे लिखा नहीं आपने। 22 जुलाई 2013 को योजना आयोग ने वर्ष 2011-12 के लिए गरीबी के माप प्रस्तुत किए। गरीबी के माप प्रस्तुत किए जो एनएसएसओ ये पूरा नाम बाद में लिखा दूंगा मैं। जो एनएसएसओ के 68वें पारिवारिक उपभोग वे एनएसएसओ के 68वें पारिवारिक उपभोग वे पर आधारित थे। उपभोग वे पर आधारित थे। लिख लिया क्या आपने? क्या लिखा है मैंने? एनएसएसओ के पारिवारिक उपभोग वे पर आधारित थे। अब आप एनएसएसओ का पूरा नाम लिख लो, फिर आगे लिखा दूंगा मैं आपको, या फिर कॉपी के ऊपर लिख लो कहीं, है ना। एनएसएसओ इसको इंग्लिश में लिखवा दूं क्या? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, और हिंदी में इसको बोलते हैं राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन।
राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। सैंपल का मतलब नमूना होता है, ठीक है ना, जिसे इसी क्या लिखो, अब इसे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, अब इसे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ नाम दिया गया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ब्रैकेट में लिखो एनएसओ नाम दिया गया है। अरे ये मान लो एनएसएसओ किस में चेंज कर दिया, फिर एनएसओ में चेंज कर दिया है। राष्ट्रीय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, एनएसओ का मतलब नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, इसका नाम दे दिया गया। लिख लिया गया आपने? देखो दोबारा सुन लो, मैंने आपको ये लिखाया है कि 22, दोबारा सुन लो मैं जो मैं बता रहा हूं, 22 जुलाई 2013 को योजना आयोग ने गरीबी के संबंध में नए डाटा जारी किए हैं। और गरीबी के संबंध में योजना आयोग ने जो डाटा जारी किए गए हैं वो एनएसएसओ के 68वें दौर के पारिवारिक उपभोग व्यय पर आधारित है। ये लाइन भी आती है एग्जाम के अंदर है। योजना आयोग ने जो गरीबी के जो डाटा जारी किए गए वो किसके सर्वे पर आधारित है? अरे किसके सर्वे पर आधारित है? एनएसएसओ के 68वें दौर के पारिवारिक के उपभोग व्यय के सर्वे पर आधारित है। और अब एनएसएसओ का नाम क्या कर दिया गया है? एनएसओ कर दिया गया है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस कर दिया गया है। क्लियर थी बात? फिर लिखो, योजना आयोग की रिपोर्ट में गरीबी रेखा, योजना आयोग की रिपोर्ट में गरीबी रेखा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 816 रुपये, 816 रुपये, और अगर महीने में चेंज करें, नहीं दिन में चेंज करें तो 20 रुपये प्रति दिन, ठीक है ना। तथा शहरी क्षेत्र के लिए 1000 रुपये, 33.33 रुपये प्रतिदिन, ठीक है ना, प्रतिदिन, प्रति व्यक्ति लिया गया है, प्रति व्यक्ति लिया गया है। दोबारा बोलूंगी इसको। देखो मैं आपको बता रहा हूं, मैंने बताया कि भाई जो योजना आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है उस रिपोर्ट में गरीबी रेखा किसको माना गया है? तो किसको माना गया है भाई गरीबी रेखा? ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए 816 रुपये और शहरी क्षेत्र के लिए कितना माना गया है? 1000 रुपये प्रति व्यक्ति। ये तो प्रति व्यक्ति मासिक हो गया, समझ नहीं, और प्रतिदिन के हिसाब से ये हो गया। या इसको दूसरी लैंग्वेज में लिखाऊं? आगे क्या समझे इसको? 816 और अरे ये 816 रुपये तो प्रति माह है, ये तो प्रति माह है। और आप 816 के अंदर आप भाग लगाओ 30 का, कितना आ रहा है? 26 आ रहा है क्या? एक मिनट, अरे सॉरी भाई मैं गलत दिखा दिया, 27.20 आ रहा है, 26 भी नहीं, गलत बोल गया भाई मैं। 27.20 रुपये करो इसको, एक मिनट इसको। हाँ 816 में आप भाग लगाओ तो कितना आ जाएगा? 27.20 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 27.20 रुपये हो गए, और वो प्रतिदिन के हिसाब से कितने हो गए? 33.33 रुपये हो गए।
ये भाई आपको हो सकता है महीने के हिसाब से पूछ लें या दिन के हिसाब से पूछ ले, तो महीने के हिसाब से तो 816 रुपये हो गए, और यदि प्रतिदिन के हिसाब से पूछ ले तो कितने रुपए, 27.20 रुपये और 33.33 रुपये हो गए। फिर लिखो, इस गरीबी रेखा के आधार पर, इस गरीबी रेखा के आधार पर है, इस गरीबी रेखा के आधार पर भारत में 21.9% लोग, 21.9% लोग गरीबी रेखा के, गरीबी रेखा के नीचे थे, गरीबी रेखा के नीचे थे, मतलब बीपीएल थे। ठीक है, तक जिसमें ग्रामीण निर्धनता 25.7%, 25.7% तथा शहरी निर्धनता 13.7% है, 13.7% है। लिख लिया आपने? फिर लिखो, इस रिपोर्ट के अनुसार, इस रिपोर्ट के अनुसार देश में 26 करोड़ 98 लाख लोग, 98 लाख लोग, 26 करोड़ 98 लाख लोग गरीबी रेखा से नीचे। छब्बीस करोड़ 98 लाख लोग गरीबी रेखा से नीचे। एक बार दोबारा सुन लो भाई, इनमें से डाटा पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर आपकी। देखो, एक तो योजना आयोग ने जो गरीबी का अनुमान दिया है या गरीबी का जो मापन दिया है, प्रश्न देखो क्या क्या पूछा जा सकता है आपसे। प्रश्न यदि पूछा जाए कि योजना आयोग ने गरीबी संबंधी अनुमान कब दिया या कब जारी किया, 22 जुलाई 2013 को, एक तो लाइन ये याद रखनी है। फिर प्रश्न आ जाए कि योजना आयोग का जो गरीबी का अनुमान था वो किस सर्वे पर आधारित था, तो एनएसएसओ के 68वें दौर के पारिवारिक उपभोग व्यय पर आधारित था। ये लाइन बता दोगे ना आप? बताओ दोगे। योजना आयोग के गरीबी के जो अनुमान थे वो कौन से सर्वे पर आधारित थे? एनएसएसओ के 68वें दौर के पारिवारिक उपभोग व्यय पर आधारित थे। क्लियर है यहां तक? और इस रिपोर्ट में योजना आयोग ने जो गरीबी रेखा निर्धारित की है वो गरीबी रेखा है 816 रुपए। किसके लिए है? ग्रामीण क्षेत्र के लिए, शहर के लिए 1000 रुपए। ये तो हो गई आपकी प्रति व्यक्ति प्रति माह है, चाहे इसको आप ऐसे लिख सकते हो, प्रति व्यक्ति प्रति माह है। और अगर मान लो आपको दिन के हिसाब से पूछ लिया तो 27.20 रुपया और 33.33 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति दिन, ये गरीबी रेखा हुई। अब इस गरीबी रेखा के अकॉर्डिंग देश में कितने % लोग गरीब हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा 21.9% लोग क्या हैं? गरीब हैं। अब 21.9 में भी अगर आपसे अलग अलग पूछ लिया, क्योंकि इसमें रूरल का अलग है, अर्बन का अलग है, तो आपको रूरल का पूछ लिया कि ग्रामीण गरीबी कितनी है, तो कितनी बताइए? है 25.7%। तो उसको करना आपको 25.7%। और अगर आपसे अर्बन का पूछ लिया, शहरी क्षेत्र की गरीबी पूछ ली, तो 13.7%। ये दोनों डाटा पूछे जा सकते हैं। अभी फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में ये प्रश्न आ गया था कि
योजना आयोग द्वारा जारी किया गया जो 22 जुलाई 2013 को योजना आयोग ने गरीबी का जो अनुमान जारी किया है उसमें ग्रामीण निर्धनता अनुपात कितना है? ये प्रश्न अभी फर्स्ट ग्रेड में पूछा था इकोनॉमिक्स में। तो कितना है भाई? सॉरी 25.7%। और शहरी वाला कितना है? 13.7%। ये अभी फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न आया है। चलो आगे लिखो। देखो कुछ विद्वानों द्वारा योजना आयोग द्वारा निर्धारित गरीबी रेखा तथा अनुमानों की आलोचना की। इन आलोचनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सी रंगराजन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। सी रंगराजन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट जून 2014 में प्रस्तुत की। देखो भाई योजना आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट दी थी उसमें गरीबी रेखा आपको पता है भाई 816 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह है। दिन के हिसाब से 27.20 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति दिन है। और शहर के लिए 1000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह है। और दिन के हिसाब से निकाले तो 33.33 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति दिन तय कर दी। अब आलोचकों ने कहा कि भाई जो आदमी शहर में रहता है बताओ वो 33 रुपये में पूरा दिन कैसे निकालेगा? फिर उसको एक भोजन ही थोड़ी है, तो और भी तो उसकी ज़रूरतें हैं। भाई ये काम थोड़ी कि खाएगा सो जाएगा, और फिर 33 रुपये में तो उसका पेट ही नहीं भरता। फिर शहर की महंगाई के डाटा दिया उन्होंने कि साहब 20 रुपये का समोसा आता है, 10 रुपये की चाय आती है, बताओ आप कैसे काम चलेगा? गांव का आदमी कैसे 27 रुपये में काम चला लेगा? तो उस समय खूब ये चर्चा हुई थी, खूब आलोचना हुई थी। तो फिर इन आलोचनाओं को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने फिर सी रंगराजन की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी, एक समिति बना दी कि भाई आप बताओ ये क्यों कर रहे हैं लोग ऐसा, दिक्कत कहाँ है इनको? भाई कहाँ दिक्कत है योजना आयोग ने दे दी, उसके हिसाब से बता दिया कि भाई देश में 26 करोड़ 98 लाख लोग क्या हैं, गरीब हैं। हमने आकलन कर लिया है। अब उस आकलन की आलोचना हुई तो फिर बताया भाई क्या दिक्कत है। तो सी रंगराजन की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी और इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कब दी? जून 2014 में रिपोर्ट दी। अब इसने फिर नया रिसर्च किया या नया मापदंड तय किया, फिर नए डाटा दिए। लिखो आगे। इस समिति ने 2011-12 के लिए गरीबी रेखा को शहरी क्षेत्रों के लिए 47 रुपये, शहरी क्षेत्रों के लिए 47 रुपये
प्रति व्यक्ति प्रतिदिन तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 32 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, 32 रुपये ग्रामीण क्षेत्र के लिए 32 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित की। भाई निर्धारित की या परिभाषित की, तो इसने गरीबी रेखा क्या बना दी भाई, क्या निश्चित कर दी? शहरों के लिए 47 रुपये और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 32 रुपये। और अगर महीने के हिसाब से आप देखो तो ये तो बन जाते हैं 1407 रुपये और ये मेरे हिसाब से बन जाते हैं 972 रुपये। ये महीने के हिसाब से ये बन जाते हैं, ये गरीबी रेखा तय कर दी। आगे लिखो, सी रंगराजन कमेटी के अनुसार, सी रंगराजन कमेटी के अनुसार लिख लिया क्या आपने? सी रंगराजन कमेटी के अनुसार वर्ष 2011-12 में, वर्ष 2011-12 में देश के 29.5% लोग गरीबी रेखा से नीचे थे। 29.5% लोग गरीबी रेखा से नीचे थे। मतलब देखो थोड़ा सा बढ़ाया है, गरीबी रेखा को थोड़ा सा ऊपर किया, थोड़ा सा ऊपर करते 21.9 से निर्धनता अनुपात बढ़ के कितना हो गया? 29.5% हो गया। आगे लिखो, जिसमें ग्रामीण निर्धनता अनुपात 30.9%, 30.9% तथा शहरी निर्धनता अनुपात 26.4% है, 4% था। ग्रामीण निर्धनता अनुपात कितना बताया? 30.9% है और शहरी निर्धनता अनुपात 26.4%। लिख लिया आपने इतनी बात? ये डाटा भी आपको याद रखना है। फिर एक लाइन और लिखो, इस रिपोर्ट के अनुसार, इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2011-12 में, इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2011-12 में 36 करोड़ 30 लाख लोग, 36 करोड़ 30 लाख लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं या गरीबी रेखा से नीचे थे, गरीबी रेखा से नीचे थे। कितना भाई? 36 करोड़ 30 लाख लोग। और योजना आयोग की रिपोर्ट के अनुसार कितने थे? 26 करोड़ 98 लाख। कितना डिफरेंस आ गया? बहुत ज्यादा आ गया। लिखो, सी रंगराजन समिति के अनुसार 2011-12 में 2011-12 में गरीब लोगों की संख्या, गरीब लोगों की संख्या
योजना आयोग द्वारा दी गई संख्या से 9,32,00,000 अधिक है। 9,32,00,000 अधिक है। अब आपसे जो लिखा है वो पूछ लूं भाई, देख लो एक बार 2 मिनट के लिए आप। हाँ बिल्कुल देखो 2 मिनट के लिए। चलो एक बार कॉपी बंद करो, देखिए प्रश्न पूछूं आपसे। नहीं हुआ नहीं अभी, टाइम हो गया क्या? अभी नहीं हुआ, रुको। देखो आपने जो शुरू किया था, अपने पहले तो ये कि भाई गरीबी होती क्या है, इसकी परिभाषा आपने पढ़ी थी कि भाई समाज का या अर्थव्यवस्था में, या अर्थव्यवस्था की वो कंडीशन है जिसमें समाज का एक वर्ग अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता है। क्लियर? अपने ये पढ़ा था। फिर उसमें अपने पढ़ा था कि गरीबी के संबंध में 2 कंसेप्ट हैं, एक तो सापेक्ष निरपेक्ष निर्धनता और एक है सापेक्ष निर्धनता। निरपेक्ष निर्धनता शब्द का यूज अल्प विकसित राष्ट्रों में होता है और सापेक्ष निर्धनता का यूज विकसित राष्ट्रों में होता है। भारत की गरीबी रेखा क्या है? एक निरपेक्ष अवधारणा। सापेक्ष अवधारणा जो है वो समाज में आय वितरण और व्यय वितरण की विषमता का मापन करती है। क्लियर यहां तक? और समाज में आय वितरण की विषमता का मापन करने के लिए लोरेंज वक्र और गिन्नी गुणांक का प्रयोग किया जाता है। गिन्नी गुणांक का जो वैल्यू होती है वो 0 से 1 के बीच। 0 का मतलब पूर्ण समानता, और 0 से जैसे जैसे बढ़ेगी तो असमानता बढ़ती जाएगी, और 1 का मतलब पूर्ण रूप से असमानता। ये पढ़ लिया था। फिर अपने पढ़ा था भाई भारत में गरीबी का मापन। तो सबसे पहले गरीबी का अनुमान दादा भाई नौरोजी ने 1868 में, उन्होंने जेल के जो वयस्क कैदी हैं उनकी जो निर्वाह लागत है उसके 3/4 को क्या माना? गरीबी रेखा माना, या गरीबी मापन का मापदंड माना। फिर उसके बाद में 1962 में योजना आयोग का अध्ययन दल की रिपोर्ट पढ़ी थी अपने। फिर उसके बाद में 1967-68 के अंदर कौन थे भाई? BS मिन्हास है, PK वर्धन है, MS अहलुवालिया है, उन्होंने ग्रामीण निर्धनता का अनुमान लगाया। BS मिन्हास ने उस समय ग्रामीण निर्धनता कितनी बताई है? 37.1% बताई थी। फिर उसके बाद में एक अलग कमेटी की उससे पहले वो भी था ना आपके दांडेकर और रथ कमेटी। दांडेकर और रथ कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट दी थी। कब? 1971 में। और उस रिपोर्ट के हिसाब से गवर्नमेंट ने क्या किया था? एक गरीबी रेखा निर्धारित कर दी थी कैलोरी के आधार पर, जो ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्र के लिए क्या थी? 2100 कैलोरी थी। ये पढ़ लिया था। और फिर अपने एक कौन सी पढ़ी थी? अलग कमेटी भी पढ़ी। सॉरी मैं एक चीज गलत बोल गया। हाँ, अलग कमेटी की सिफारिशों पे थी, वो जो कैलोरी थी ना वो मापन, वो अलग कमेटी की सिफारिशों पे थी। फिर उसके बाद में अपने ये पढ़ लिया था कि नवीनतम डाटा पढ़े थे अपने। एक अपने पढ़ा था कि भाई 22 जुलाई 2013 को योजना आयोग ने गरीबी का मापन किया, और योजना आयोग ने जो गरीबी रेखा तय की थी वो 816 रुपये ग्रामीण क्षेत्र है और 1000 रुपये शहरी क्षेत्र है। और अगर प्रतिदिन के हिसाब से देखें तो 27.20 रुपये ग्रामीण, शहरी के लिए 33.33 रुपये। तो इस गरीबी रेखा के अनुसार 21.9% लोग क्या है? गरीब हैं। 21.9, जिसमें ग्रामीण निर्धनता कितनी है? 25.7 है, और शहरी निर्धनता 13.7। देश में 26 करोड़ 98 लाख लोग क्या है? गरीब हैं। इसकी आलोचना हुई तो सरकार ने सी रंगराजन कमेटी की अध्यक्षता में एक नई कमेटी बना दी और इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जून 2014 को प्रस्तुत की। इसने थोड़ा सा मापदंड चेंज कर दिया। इसने गरीबी रेखा क्या तय कर दी? शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र के लिए तो 972 रुपये, और अगर प्रतिदिन के हिसाब से करें तो 32 रुपये,
और शहरी क्षेत्र के लिए 1407 रुपये और 47 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से। और इस गरीबी रेखा के अनुसार कितने लोग गरीब पाए गए? 29.5%। निर्धनता अनुपात 29.5, जिसमें ग्रामीण निर्धनता है 30.2 और शहरी निर्धनता 26.4% है। चलो फिर बाकी कल करो।